ये वीडियो आप लोग के रिवीजन के लिए रहने वाला है, जिस वीडियो को देखकर आपका फिजिक्स का एक तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय बाय टाटा गया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सो हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। तो रिवीजन सीरीज में आप सभी लोग का स्वागत है। तो अब हम लोग कवर अप करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर आप लोग का रहने वाला है ये फिजिक्स के लिए। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है करंट। तो करंट को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, जब चार्जेस टी टाइम पे दौड़ने लग जाते हैं तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है। करंट खुद में एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट एम्पियर होती है या आप लोग कह सकते हो कूलॉम पर सेकंड होती है। दो टाइप के करंट होते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब कि जो एकदम इंस्टेंट जैसी सर्किट चालू करे और डीक्यू बाय डीटी चार्जेस जो दौड़ने लग गए वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस करंट। तो अगला होता है एवरेज करंट। तो एवरेज करंट का मतलब ये कि जब टोटल चार्जेस टी टाइम पे पहुंच जाते हैं उसे कहते हैं एवरेज करंट। तो एवरेज करंट की वैल्यू होती है Q बाय टी। इसके बाद एक और टर्म निकल के आती है जिसका नाम है करंट डेंसिटी, जिसको J से डिनोट किया जाता है। ये करंट का एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये होता है क्या, दैट इज द रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इसकी ऐसा यूनिट याद रखना आप लोग को, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और याद रखिएगा करंट का जिस तरफ डायरेक्शन है उसी तरफ करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होता है। अगला टॉपिक निकल के आता है कि आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब जैसे आप लोगों ने किसी कंडक्टर से करंट पास आउट कराया तो जो अपोजिट में चार्जेस v वेलोसिटी के साथ भागते हैं वो एक्चुअल में जो वेलोसिटी होती है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टार्टिंग में तो ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, उस टाइम पे उसको थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है और जो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगता है वो है माइनस QE और उस पे जो एक्सेलरेशन उस टाइम पे लग रहा था वो था माइनस स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m। स्टार्टिंग में चार्जेस की वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती है, अप टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड की, ड्यू टू द हैवी कोलिजन विद द पॉजिटिव चार्ज। एंडिंग में आके जो उसकी वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। यही वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन आपको पूछ सकता है, तो इंडिविजुअल चार्जेस की आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेना नेट एवरेज वैल्यू के फॉर्म में। और जो आपके पास फॉर्म निकल के आएगा वो आएगा माइनस EE अपॉन m टाउ एवरेज। टाउ एवरेज यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम पीरियड है दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्म है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कहा जाता है। इसे अगर आप लोग को पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो E की वैल्यू आप लोग को कन्वर्ट कर दो V बाय L से। जैसे आप इसकी वैल्यू यहां पुट करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल के फॉर्म में निकल जाएगी माइनस EE अपॉन ML टाउ एवरेज। इसके बाद अगला आता है डेरिवेशन की करंट के फॉर्म में बताओ। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा फेमस है, जिसे कहा जाता है वीना। वीना मतलब क्या, VDNEA। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोग को पूछा जा सकता है। सो अगला लॉ है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यार किसी भी सर्किट के अंदर कितना करंट दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सबके बारे में आप लोग को बताता है। और एक्चुअल में ये क्या होता है, V विच इज इक्वल टू IR। याद रखिएगा इसका ग्राफ एकदम लीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, बचपन में देखे होंगे R विच इज इक्वल टू V बाय I वाला फॉर्मूला देखे होंगे, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हो तो यहाँ पे आप लोग को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ना है L बाय A। और यहाँ पे जो रो है इसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का एक दूसरा नाम बहुत फेमस है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। रेजिस्टेंस की जो यूनिट है उसे ओम कहा जाता है। और जब भी आप लोग को यार एक्चुअल में इस फॉर्मूले को डिराइव करना है तो वीना वाले फॉर्मूले के अंदर अगर आप लोग पोटेंशियल के फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को रख दोगे तो आपके डेरिवेशन के थ्रू R विच इज इक्वल टू रो L बाय A निकल जाएगा। रो की वैल्यू होती है m अपॉन E का स्क्वायर n टाउ एवरेज। तो अगला है मोबिलिटी ऑफ चार्ज, जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक फिनोमिना होता है, वो होता है VD विच इज इक्वल टू म्यू E। अब कंडक्टेंस क्या होता है, दैट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी क्या होता है, दैट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। इसे हम लोग J से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है J विच इज इक्वल टू सिग्मा E। इसका डेरिवेशन आप लोग को अच्छे से याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दोनों के R के फॉर्मूले थे उन दोनों को आप लोग को इक्विवेलेंट कर लेना है और इसके थ्रू आप लोग का फॉर्मूला बन जाएगा J विच इज इक्वल टू सिग्मा E के फॉर्म में। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टर के केस में याद रखना, जब आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन की वजह से कोलिजन होगा, नंबर ऑफ रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू गिर जाएगी और यहां से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। ग्राफ इसका काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर की बात करी जाए तो इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट नहीं रहते, इस वजह से इसके अंदर आयनाइजेशन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ती है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस घट जाता है और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। एलॉय के केस में ये होता है कि इसमें कोई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसके अंदर कोई चेंजेस आप लोग को शो नहीं होंगे, लेकिन इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा। अब एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, याद रखना। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके अंदर रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आया, तो आइए जानते हैं। तो जो रेजिस्टेंस में चेंज आया वो आया है R विच इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल टी। डेल टी यहाँ पे चेंजिंग इन टेम्परेचर है, अल्फा यहाँ पे एक्चुअल में कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। R0 मतलब इनिशियल टेम्परेचर और RF या R की वैल्यू दैट इज द फाइनल रेजिस्टेंस, जो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हुआ। अल्फा की वैल्यू निकल के आती है RF माइनस R0 अपॉन R0 डेल टी। इसे कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा की वैल्यू कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होती है, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होती है। एलॉय के लिए यार इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, तो 0 के बराबर रहती है।
सेल क्या होता है भाई? सेल एक ऐसे टाइप का डिवाइस है जो एक्चुअल में सर्किट के अंदर चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अगला होता है ईएमएफ। तो ईएमएफ का फॉर्म आपको याद रखना है, ये होता है ई विच इज इक्वल टू चेंजिंग इन पोटेंशियल। तो इसलिए कई बार आप लोग वी की जगह पे ई लिख देते हो, ई की जगह पे वी लिख देते हो। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछ सकता है, तो इसके पास आप लोग को फॉर्मूले याद रखना, वो होते हैं ये तीन फॉर्म। एक होता है वी स्क्वायर, एक होता है वी आई टी, एक होता है आई स्क्वायर आर टी, एक होता है वी स्क्वायर बाय आर टी। तो ये तीन फॉर्म याद रखिएगा। कमर्शियल यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की? वो होती है किलोवाट आवर्स। और 1 किलोवाट आवर्स कितना होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली चीज निकल के आती है कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। तो एक फॉर्मूला होता है पी का वी आई, एक होता है आई स्क्वायर आर और एक होता है वी स्क्वायर बाय आर, और इसकी ऐसा यूनिट वॉट होती है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं 1 हॉर्स पावर विच इज इक्वल टू कितने वॉट होता है। तो अगला टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ये एक्चुअल में घर का भेदी लंका ढाई की तरह होता है, मतलब स्पेसिफिकली बैटरी के अंदर का ही एक छोटा सा रेजिस्टेंस है ये, जो खुद के ही ईएमएफ को खाने की कोशिश करता है, और इसको हमेशा सेल के बाजू में इस तरीके से स्मॉल आर के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। अगला टॉपिक है किरचॉफ्स के लॉ। तो याद रखिएगा ओम्स लॉ पहले पढ़ चुके हैं, उसके थ्रू आप लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को ड्रॉ करना रहता है तो उस टाइम पे आप लोग किरचॉफ्स लॉ के थ्रू उसको यूज कर सकते हो। किरचॉफ्स का पहला लॉ कहता है दैट इज द जंक्शन लॉ। इसे कहा जाता है कि सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट एट द जंक्शन which is equal to sum of all the current which is outgoing from that junction। और इसे आप लोग बेसिक फॉर्म में ये कह सकते हैं summation of I which is equal to 0 at junction। याद रखिएगा पहला लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। सेकंड लॉ की बात करी जाए तो सेकंड लॉ जो है इसे कहा जाता है लूप रूल, और ये कहता है कि सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होता है। जब भी पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल गेन हो रहा है, नेगेटिव दी मतलब कि ड्रॉप हो रहा है। तो याद रखिएगा बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तुम जाओगे तो ड्रॉप होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो गेन होगा। तो जैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, मुझे कमेंट बॉक्स में सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ किस पे डिपेंड करता है, डैश आप लोग के लिए यहाँ पे होमवर्क है। अगला है टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब ये कि जब भी बैटरी एक्चुअल में डिस्चार्ज हो रही है तो उस टाइम में जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग को मिलेगा टर्मिनल पे वो मिलेगा ई माइनस आई आर, और जब बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो मिलेगा ई प्लस आई आर। अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। या तो आप लोग सेल को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो या तो सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। तो जब आप सीरीज में सेल को कनेक्ट करोगे तो उस टाइम पे जो आप लोग के पास एक्चुअल में ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो आएगी ई इक्विवेलेंस विच इज इक्वल टू E1 प्लस E2, या फिर जितने भी नंबर ऑफ आप लोगों ने जो भी सेल लगाए थे उनका ईएमएफ एड ऑन होते हुए चलेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी R1 प्लस R2 से लेकर जितने भी आप लोगों ने सेल लगाए उनके लिए। इसके बाद पैरेलल की अगर मैं बात करूं तो पैरेलल में आप लोग जब सेल को कनेक्ट करोगे तो आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे दो केसेस में ये चीज सॉल्व होती है। तो आप लोग को दो पोर्शन लेकर इसको सॉल्व करना रहता है। तो यहां से जो आप लोग के पास स्पेसिफिकली ईएमएफ निकल के आता है वो आता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 से लेकर पूरा अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और अगर मैं बात करता हूं R इक्विवेलेंस की तो वो होता है 1 पूरे में अपॉन से नीचे में आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसके बाद अगला टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अकॉर्डिंग टू द गैल्वेनोमीटर ब्रिज ये कहा जाता है कि अगर R1 अपॉन R2 की वैल्यू R3 अपॉन R4 के बराबर आती है तो उसे बैलेंस कंडीशन कहा जाता है। इस कंडीशन में जो बीचों बीच का पोर्शन है यहाँ पे कोई करंट दौड़ता नहीं है, मतलब क्या करंट सिर्फ इतने पोर्शन में ही एक्चुअल में आपको दौड़ता हुआ दिखेगा, ना कि बीच वाले पोर्शन में। तो ये जो बीच वाले पोर्शन में जो करंट नहीं दौड़ रहा है ये पता चला हमें गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन के थ्रू। वहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो और यहाँ पे जो करंट आई था वो 0 दौड़ा। इसे भी आपको डिराइव करने के लिए पूछा जा सकता है, तो आप लोग को छोटे छोटे पोर्शन के लिए इसको किरचॉफ्स लॉ के थ्रू आप लोग इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हो, और आप लोग की जो स्पेसिफिकली वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी R2 अपॉन R1 विच इज इक्वल टू R4 अपॉन R3, या फिर आएगा R1 अपॉन R2 विच इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। अगर इसकी वैल्यू बराबर नहीं आती तो ये बैलेंस कंडीशन नहीं है। और याद रखिएगा अगर बैलेंस कंडीशन नहीं आ रही तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं हो पाएगा। और याद रखिएगा एक और चीज कि बैलेंस कंडीशन वाला ही केस आपके सिलेबस में, बाकी के चीज जो रहती है वो हायर स्टडीज में काम आती है। तो यहां से होता है चैप्टर की समाप्ति। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी में। आज ही के दिन मैं 8 बजे आप लोग के लिए एक लाइव सेशन लेकर आने वाला हूं जहां पे हम लोग कवर अप करने वाले EMI और AC का डिटेल वन शॉट। तो वन शॉट की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग इस फ्री क्लास को एक्सेस कर सकते हो। इन्विटेशन कोड मांगे तो भैया का नाम ZKI डाल देना, सो दैट आप लोग की क्लासेस एनरोल हो जाएगी और सीमलेसली आप लोग अपने घर बैठे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान। बाय 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 बाय, टाटा, गया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।